ओके, सो व्हाट इज साइकोलॉजी इज आवर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज साइकोलॉजी, तुम मुझे बताओ. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो जो साइकोलॉजी टर्म है वो निकली है दो ग्रीक वर्ड से. साइक मतलब सोल और माइंड, और लोगोस मतलब स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन. दिस इज साइकोलॉजी. तो एक तरीके से देखा जाए तो जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी हुई? सोल और माइंड की स्टडी हुई. तो इनिशियली जो है हम यही पढ़ते थे कि जो साइकोलॉजी है वो सोल और माइंड की जो है वो स्टडी है. लेकिन अगर हम आज बात करें तो आज जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होता है? बेसिकली डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो ये बताती है कि मैं क्या पढ़ता हूँ और मैं कैसे पढ़ता हूँ. मतलब हम साइकोलॉजी में हवा में बातें नहीं करते हैं कि ये चीज इस वजह से हुई होगी. हम अज्यूम नहीं करते हैं. हमारे पास में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के जरिए, रिसर्च के जरिए उसका एक प्रूफ है कि ये चीज इस वजह से हो रही है. So this is what a discipline is, and that is why we are saying that psychology is a scientific discipline. और साइंटिफिक डिसिप्लिन है इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज से स्टिक करना पड़ेगा. और जो नोट्स बने हुए हैं वो एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी तुम खोलकर देखोगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, तो नोट्स जितने भी बने हुए हैं वो एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं. तो अगर तुमने नोट्स से पढ़ लिया तो तुम्हें एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाकी तब भी तुम अगर उससे पढ़ना चाहो तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. अब लेट्स सी, आई विल मेक यू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. डोंट वरी, बस मेरे टेस्ट रेगुलर दो. आई विल प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग. बस टेस्ट के साथ में रेगुलर रहना. जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो भी हैं, बाल भारती के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी दे दूंगी तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उसको. लेकिन जो भी है मेक यू प्रिपेयर. बस एक जो चीजें बोलूं, जैसे बोलूं बस वो चीज करोगे तो तुम अपनी टीचर से नंबर निकलवा सकते हो. ठीक है, तो तुम्हारे पीछे बैठी है तुम्हारी सीनियर है, उसके 88 आए हैं अभी 11th में साइकोलॉजी में. 81, सॉरी माय बैड. 88 मॉर्निंग के थे ना, 88 मॉर्निंग के थे. तो बाल भारती की टीचर से 81 निकलवा लिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो नंबर नहीं देती है वो नंबर. उनकी पूरी बोर्ड की चेकिंग होती है. तो आई ऑल्सो फॉलो द बोर्ड की चेकिंग. तो इसलिए तुम्हें वो उसकी आदत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम स्कूल की टीचर को भी आराम से हैंडल कर लोगे. ओके, तो दिस इज साइकोलॉजी. एक तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज से स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी तक तुमने साइंस पढ़ी है तो साइंस में भी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन अगर जरा सी भी इधर उधर हुई तो तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं. वही सेम चीज साइकोलॉजी में है. अगर कोई भी चीज जरा सी भी इधर उधर हुई, तुमने मीनिंग चेंज कर दिया अपनी लैंग्वेज में लिखने के चक्कर में, तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, सो अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी mental processes, experiences, and behavior in different context. ओके, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम साइकोलॉजी में मानते हैं कि एक ही चीज को अफेक्ट जो करती है वो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग अ पर्टिकुलर थिंग. तो इसलिए हम मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ताकि हम जेन्युइन आंसर आपको दे सके कि ये चीज इस वजह से हुई होगी. ओके, सो देखा जाए अब ये क्या है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. तो एक तरीके से साइकोलॉजी में जो हम मेथड यूज करते हैं वो बायोलॉजी और फिजिक्स के मेथड यूज करते हैं. जैसे अभी तक तुमने बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ी होगी या केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती है. तो हम भी एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ही करते हैं इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स वेरी इन डेप्थ. सबसे पहले है मेंटल प्रोसेसेस.
मेंटल प्रोसेसेस का मतलब व्हाट डू यू थिंक इज मेंटल प्रोसेसेस? एनीथिंग जो तुम्हारे दिमाग में आता है. यू डोंट हैव टू बी करेक्ट. अगर तुम्हें करेक्ट होना होता, तुम साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो, यू कैन नॉट बी करेक्ट. So whatever comes to your mind. हम्म. सही वे में क्या? ओके, सही वे में छोड़ दो. सही और गलत में नहीं डालते हैं अभी इसको, ठीक है. थिंकिंग, ठीक है. तो बेसिकली योर मेंटल प्रोसेसेस आर योर थिंकिंग, और वी कैन से कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या है? इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजी टर्म. थिंकिंग क्या है? एक लेमैन लैंग्वेज है. मतलब एक ही है, लेकिन हम इसको कॉन्शियसनेस बोलेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा. थिंकिंग लिख कर आओगे तो मैम नंबर नहीं देंगी. कॉन्शियसनेस लिखकर थिंकिंग लिख रहे हो तब शायद नंबर मिल सकते हैं. ओके, सो इट्स योर कॉन्शियसनेस बेसिकली, जिसके बारे में आप अभी अवेयर हो. लेकिन जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं. मतलब आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता है. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ मुझे पता है. आप मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते, मैं आपका दिमाग नहीं पढ़ सकती. जो साइकोलॉजी ली है तो बहुत लोग आकर तुम्हें बोलेंगे मेरा माइंड पढ़ के दिखाओ. दैट इज नॉट पॉसिबल. वी डू नॉट रीड माइंड. आज तक भी सुन रही हूँ, 10 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में मेरे को. आज तक भी यही सुनती हूँ, मैम हमारा माइंड पढ़ के दिखा दो. हाँ, ऐसा नहीं है. हम माइंड रीड नहीं कर सकते. We read behaviors, we read behavioral patterns, and then we try to predict it. But mind नहीं पढ़ सकते हम. Okay, so these are your mental processes जिसके बारे में आप ही aware हो, और अपने mental processes के बारे में मैं aware हूँ. But one thing जिसमें mental processes अपने आप को express करते हैं, they express themselves in brain activities. ठीक है. अब ब्रेन एक्टिविटीज क्या होती है? कभी ईईजी का स्कैन देखा है? ओके. हार्ट बीट देखी होंगी मॉनिटर पे, ठीक है. तो ईईजी के स्कैन्स में बेसिकली हम ब्रेन एक्टिविटीज भी पढ़ते हैं. अब ऐसा माना जाता है कि जब हम अपने माइंड को यूज कर रहे होते हैं तब हमारी जो ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती है. ओके. लेकिन जब हमारा माइंड जो है वो एकदम रिलैक्स होता है, मे बी तुम डीप स्लीप में सो रहे हो या फिर तुम एकदम मेडिटेशन कर रहे हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन एक्टिविटीज होंगी वो कुछ इस तरीके की होगी. दैट इज वेरी मच रिलैक्स. ओके, सो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है. अब ब्रेन एक्टिविटीज, डिफरेंट ब्रेन एक्टिविटीज को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपना दिमाग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शांत हो या कुछ सोच रहे हो, पता लगा सकती हूँ, राइट. लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता है. कॉन्टेक्स्ट अभी भी मुझे नहीं पता है. बस इतना पता चल जाएगा कि हाँ दिमाग यूज हो रहा है. ये भी तुम मेरे लेक्चर में बैठ के किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो और मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लेक्चर में दिमाग चला रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्चुअली कहीं और चल रहा है. सो आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो दिस इज हाउ जो माइंड है, सॉरी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो अपने आप को ब्रेन एक्टिविटीज में एक्सप्रेस करते हैं. नाउ यू टेल मी, देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, दैट आर मेंटल प्रोसेसेस एंड ब्रेन एक्टिविटीज द सेम? अब तुम मुझे बताओ. ओके, हाउ? Okay, so you are saying that mental processes and brain activities are the same. Okay, the answer is no, they are not same. We can say that they are interdependent and overlapping, but they are not same. ठीक है, so same नहीं है, and this can be a one marker as well. तो सेम नहीं है, इंटरडिपेंडेंट और ओवरलैपिंग है. मतलब मेंटल प्रोसेसेस नहीं होंगे तो ब्रेन एक्टिविटीज नहीं होंगी, ब्रेन एक्टिविटीज नहीं होंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मेंटल प्रोसेसेस में क्या चल रहा है. क्लियर हुआ? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन? नाउ यू टेल मी कि माइंड क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, और क्या माइंड और ब्रेन में कुछ फर्क है?
कोई बात नहीं, अब तो लेक्चर याद हो गया मुझे। यस, टेल मी। सेम सेम हो गया, ठीक है। ले मैन के लिए माइंड और ब्रेन सेम है, बट माइंड और ब्रेन सेम नहीं है। दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ब्रेन में सिग्नल जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करता है। ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रेन में जो सिग्नल जा रहा है उसके हिसाब से बॉडी रिएक्ट कर रही है। बट ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट, बट दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। अब ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तुम्हें पता है क्या है? ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर हमें पता है। कई लोग उसे वॉलनट से भी कंपेयर करते हैं, बोलते हैं ना कि ब्रेन जो है अखरोट जैसा दिखता है। ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास में है, ठीक है, लेकिन माइंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं। ब्रेन की जो फिजिकल लोकेशन है, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है? यस, ब्रेन यहाँ है ना, ब्रेन यहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन भी हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन माइंड की जो फिजिकल लोकेशन है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं। तो साइकोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमें माइंड का स्ट्रक्चर और लोकेशन नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ब्रेन है, इट इवॉल्व विद it evolves biologically, it evolves with age और biologically। जैसे कि आप एक बच्चे को देखोगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो हेड रीजन होता है वो बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे आज जो हमारे हेड रीजन है वो एकदम स्टेबल है, अब इससे ना ज्यादा बढ़ेंगे ना इससे ज्यादा घटेंगे, अनटिल अनलेस आपको कोई ब्रेन इंजरी हो रही है या फिर ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एज पे आकर, हाँ एज पे आकर रुकेगा वो, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजिकल ही है ना, एज के साथ बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे जो ब्रेन है वो इवॉल्व कर रहा है एज के साथ में, और या फिर हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकली वो इवॉल्व कर रहा है। तो देयर इज ऑल्सो रिसर्च दैट आई वाज स्टडीइंग रिसेंटली कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये होता है हमारा, दिस इज फ्रंटल, दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ऐसा माना गया है, उस रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसीजन मेकिंग के लिए है, और 28-29 साल तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप ही नहीं होता है प्रॉपरली। इसलिए तुम देखोगे 28-29 साल से पहले जितने भी हमारे डिसीजन होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं और वो यूजुअली फेल हो जाते हैं। लेकिन 28-29 साल के बाद में जो आप डिसीजन लेते हो वो इम्पल्सिव नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं, सोचे समझे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साउंड डिसीजन। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की गलती ही नहीं है कि उनकी जो लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है वो 28-29 साल के बाद आ रही है, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही ढंग से डेवलप नहीं हुआ। तो हम किसी को क्या ब्लेम कर सकते हैं? बट यस, आप ये चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो हमारे तो कुछ जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो एज के साथ ही डेवलप होते हैं। ओके, mind on the other hand develops or evolves with experiences। हमारा जो माइंड है वो चीजों के साथ में इंटरैक्ट करता है, अपने एनवायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करता है, चीजें एक्सपीरियंस करता है और उससे इवॉल्व होता है। जैसे अगर हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए चले कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाली जो बात मैंने बोली है, अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी लाइफ में कुछ 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 जगहों पर स्टेबिलिटी आ जाती है बिफोर 28 और 29 ईयर्स, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं। वो क्यों मैच्योर हुए हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित हो गया था चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे डिसीजन शायद ले पा रहे हैं।
तो वो चीज कौन कर रहा है, वो माइंड कर रहा है, लेकिन ब्रेन अपने उससे ही चल रहा है, स्पीड से ही चल रहा है। तो ब्रेन जो है अपनी स्पीड से ही इवॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे हम ये साबित कर सकते हैं दैट ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट एंटिटीज। जैसे देयर वाज दिस पर्सन जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका ऑसिपिटल लोब जो है वो डैमेज हो जाता है। नाउ ऑसिपिटल लोब इज अगेन वन ऑफ द ब्रेन पार्ट जो कि यहाँ होता है कान के पीछे। एंड सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो मेमोरी के लिए नहीं। ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन एंड स्मेल, ठीक है। तो अगर किसी इंसान का ऑसिपिटल लोब एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है तो देखा जाए तो उसका विजन और स्मेल चला जाना चाहिए, है ना। लेकिन उस इंसान का विजन और स्मेल एकदम इंटैक्ट था, उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये कौन कर रहा है, ये माइंड कर रहा है। माइंड ने उस चीज को, सपोज करते हैं कि उस इंसान का एक्सीडेंट जो हुआ वो 30-32 साल में हुआ, तो 30-32 साल में माइंड ने ये चीज सीख ली कि स्मेल और विजन किस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब माइंड वो चीज कर पा रहा है। ब्रेन का वो पार्ट है या नहीं है, माइंड इज एबल टू डू दैट। So this is how powerful your mind is because it is evolving with experiences. Another example can be, आ रहा था, वही तो मैं बोल रही हूँ, एकदम इंटैक्ट थी उसकी विजन और स्मेल, चाहे ऑसिपिटल लोब डैमेज हो गया था। दिस इज हाउ ब्रेन वर्क, ब्रेन इज दिस इज हाउ योर माइंड वर्क, आई एम सॉरी। माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने माइंड को सही तरीके से यूज करना सीख लिया, तो तुम इस जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। दिस इज हाउ पावरफुल योर माइंड इज। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। ये हम धीरे धीरे साइकोलॉजी में सीखेंगे कि माइंड कैसे तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है, और उस कभी कभार आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डिसऑर्डर्स भी बन जाती हैं, ठीक है। So this is how mind and brain are different. Another example can be कि there was this person जिसकी memory loss हो जाती है again because of the accident. तो उसका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है जिसमें अगेन मेमोरी रहती है हमारी, तो मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है। अब हमने उस इंसान के साथ में क्या किया कि हमने उसके पास में 2 स्ट्रेंजर्स भेज दिए ये बोल के कि आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं। बट उस इंसान ने अब उनको पहचान लिया कि नहीं, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप का मास्क पहन रखा है, ठीक है। देखा जाए तो मेमोरी लॉस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, बट माइंड को आज भी याद है कि इसके माँ बाप कैसे थे। तो उसने पता लगा लिया कि दीज आर नॉट माई पेरेंट्स। तो यही तो बात है ना, कुछ मेमोरी जो थी उसकी वो हम डॉक्टर्स के हिसाब से, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से उसकी कंप्लीट मेमोरी लॉस हो चुकी है। लेकिन माइंड के पास में आज भी थोड़े बहुत मेमोरी फ्लैशेस थे जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को पहचान लिया। दिस इज हाउ पावरफुल योर माइंड इज। आई नो पहली क्लास है, ये चीज समझना, ये चीज मानना कि माइंड इतना कुछ कर सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। कभी ना ये चीज ट्राई करके भी देखना कि अगर तुम्हें लग रहा है ना, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, मेरे इस टाइम पे इस क्लास में सुबह 12:30 बजे से क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है। तो यस, सुबह 12:30 बजे से मैं क्लासेस दे रही हूँ, बस बीच में मैं खाना खाने के लिए घर गई थी एंड आई वॉज टायर्ड। मेरी जो 5 बजे क्लास थी मैं उसमें थक चुकी थी कंप्लीटली, बट फिर भी मेरे को पता था कि मेरे अभी भी 3 लेक्चर्स बाकी हैं और वो तीनों लेक्चर साइकोलॉजी के हैं। साइकोलॉजी में मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू फ्रेंच। तो आई वॉज लाइक कि मैंने अपने माइंड को कमांड दी, नहीं आई कैन इजिली डू इट, दिस इज नथिंग, 3 घंटे की तो लेक्चर है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड यू कैन सी दी एनर्जी। आई डोंट नो इफ माई एनर्जी इज डिफरेंट, टीनल बताएगी शायद, ये पहले से पढ़ रही है, या तुम बताओगे कि एनर्जी सेम है या नहीं है। हाँ, सेम है, एकदम सेम है, वो मैं भी फील कर सकती हूँ। दिस इज हाउ पावरफुल योर माइंड है। तुम अपने माइंड को बोलोगे नहीं हो रहा तो नहीं होगा, बोलोगे हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो कहीं से भी निकालेगा कुछ रास्ता, बट वो निकाल लेगा, ओके। सो ये जो क्वेश्चन आता है वो यूजुअली 3 नंबर का आता है, और 3 नंबर में ये 3 डिफरेंस लिखोगे तुम, पॉइंट्स पॉइंट्स जो है ये डिफरेंशिएशन के। इसके अलावा जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी नोट्स के अंदर मेंशन है, तुम उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बस मीनिंग मत चेंज करना, मीनिंग चेंज करोगे तो फिर मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है experiences. Now what do you think is experiences? एक तरीके से देखा जाए तो जो आप महसूस कर रहे हो वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, राइट? तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अगेन ये भी इंटरनल होते हैं। आपको ही पता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे इस टाइम पे मैं नहीं समझ सकती कि तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपको पता है, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। तो एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज इंटरनल एंड दे आर ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है दैट इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को बहुत बेकार लग सकता है, ठीक है? वैसे ऐसा कभी होता नहीं है बहुत बेकार लगे, बट ठीक है, हो सकता है, ठीक है? सो किसी दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा वेरी करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके? एंड जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं दे आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है? लेट्स टेक एग्जांपल्स कि किस तरीके से इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, ओके? सपोज करते हैं कि तुम केरला जा रहे हो फॉर योर एग्जाम, ठीक है? अब एग्जाम देने जाने के लिए तुम 4 दिन है तुम्हारे पास में केरला जाने के लिए, तुम 4 दिन के लिए केरला जा रहे हो जिसमें तुम्हारा एग्जाम है, और तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, तुम अपने किसी व्हीकल से नहीं जा रहे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा नॉइस है वहां पर, जिससे तुम इरिटेट हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 10 तरीके की टेंशन है, ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, मेरी प्रिपरेशन सही हुई है या नहीं हुई है, सीनिक व्यूज शुरू हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यही टेंशन है। अब तुमने केरला से तुम वापस आ गए, मैंने पूछा कैसा था केरला, तुम क्या बोलोगे? ओवरऑल टेल मी हाउ वाज द केरला? ओके ओके, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि इस बार तुम केरला जा रहे हो, लेकिन इस बार तुम केरला जा रहे हो अपने सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। वही क्राउडेड बस है, वही नॉइस है, वही सीनिक व्यूज है, लेकिन इस बार तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। अब मैं पूछूंगी केरला कैसा था, तो क्या बोलोगे? गुड। तो ओके ओके से वो हो गया गुड। सो दिस इज हाउ योर इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट योर एक्सपीरियंसेस। तुम्हारा इंटरनल पहले वाली सिचुएशन में क्या था? तुम स्ट्रेस्ड थे, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे केरला कितना ही सुंदर क्यों ना हो, बीचेस भी हैं, पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा। नेक्स्ट उसमें कुछ टेंशन नहीं है, आप घूमने के पर्पज से ही वहां पर गए हो, तो तुम्हें वो बहुत अच्छा लग रहा है, ओके? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल कि सपोज करते हैं कि तुम यहाँ पर मेरा लेक्चर लेने के लिए आए हो, पहला ट्रायल है तुम्हारा। अब सपोज करते हैं कि ऑब्वियसली बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, ठीक है, और अंदर का एसी भी काम नहीं कर रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, या फिर पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं, ठीक है? अब तुमसे मम्मी जाके घर पे पूछेंगी कि कैसा था लेक्चर, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा नहीं था। मैंने बोला आराध्या कम फॉर वन मोर ट्रायल, ठीक है, मेरे को एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दो, ठीक है? तो मैंने अब एसी भी फिक्स करवा दिया है, और मैंने क्लास में तुम्हें अकेले बिठाया, या फिर अगर पीछे बच्चे हैं तो मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोला कि कोई शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? तो अब तुम्हारा लेक्चर तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी को क्या बोलोगे जाके? अच्छा था, ठीक है। लेक्चर की क्वालिटी पहले वाले में भी सेम थी, क्योंकि मैं तो बढ़िया ही लेक्चर देती हूँ, ठीक है? लेक्चर की क्वालिटी दोनों केसेस में सेम थी, बट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स योर एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट, ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर समथिंग दैट इज आउटसाइड, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है। इंटरनल फैक्टर्स आर समथिंग इनसाइड, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है। आगे क्लियर? ठीक है। मूविंग ऑन टू बिहेवियर्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज बिहेवियर्स? हाँ, बट बिहेवियर को तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्या होते हैं बिहेवियर?
ठीक है, कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, सो बिहेवियर्स आर योर रिस्पॉन्सेस और रिएक्शन। एंड आराध्या ऐसा मत फील करना कि ओ उसको आता है मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो लेक्चर ले चुका है। ठीक है, तो ऐसा मत फील करना, क्योंकि इन सब बातों का जवाब कोई नहीं दे पाता, क्योंकि तुम पहली बार आ रहे हो। तो वो पहले लेक्चर ले चुका है, इसलिए वो बन रहा है। ओके, सो बिहेवियर्स आर योर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, अब जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, वो जो टाइप्स हैं वो हैं या तो सिंपल, मतलब ऐसा बिहेवियर जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स, ऐसा बिहेवियर जो आपको मुश्किल से समझ में आए। इसके अलावा बिहेवियर्स कैन बी शॉर्ट, जो कि छोटे समय के लिए चलते हैं, एंड एंड्योरिंग, जो कि लंबे समय के लिए चलते हैं। इसके अलावा बिहेवियर्स के दो और टाइप्स हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जर्वेबल, और कोवर्ट जो होते हैं वो होते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल। ठीक है, overt behaviors are observable behaviors and covert behaviors are non-observable behaviors. हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करते हैं कि मैं अपने दो दोस्तों के साथ में खड़ी हुई हूँ, ठीक है, अब एक और इंसान आता है हमसे बात करने के लिए। अब मेरी दोनों ही फ्रेंड्स को वो पसंद नहीं। एक जो फ्रेंड है मेरी, वो उससे बिल्कुल ही बात नहीं कर रही है, उसने अपना पूरा मुंह बिगाड़ लिया है उसको देख के कि वो ये क्यों आ गई है या क्यों आ गया है। ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, ये कैसा बिहेवियर है, ओवर्ट है या कोवर्ट है? ओवर्ट, क्योंकि ये ऑब्जर्व हो रहा है कि उसको वो लड़की या वो लड़का नहीं पसंद है। नेक्स्ट इज, सपोज करते हैं कि मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसको भी वो लड़की या वो लड़का नहीं पसंद है, लेकिन वो दिखा नहीं रही है, वो कर्टेसी के लिए उससे अच्छे से बात कर रही है। तो ये कैसा बिहेवियर है? कोवर्ट, बिकॉज दिस इज नॉन ऑब्जर्वेबल, कि उस लड़की को भी वो लड़का या वो लड़की नहीं पसंद है। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये मानते हैं साइकोलॉजी में there's always a stimulus जिसपे आप रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर होता है। कोई ना कोई स्टिमुलस जरूर होता है एनवायरनमेंट के अंदर, कोई ना कोई चेंजेस जरूर होते हैं, या तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, जिसकी वजह से आपका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स या रिएक्शन आता है। वी ऑलवेज अज्यूम दिस इन साइकोलॉजी। तो जो लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही है या पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज जरूर है, और वही कॉज जो है साइकोलॉजी ढूंढने की कोशिश करती है, इसलिए हमें पागल बोला जाता है। क्योंकि सोसाइटी के लिए तो जज करना बहुत आसान है, जज करो, अज्यूम करो, काम खत्म करो। हम कॉज को ढूंढते हैं, इसलिए हम पागल हैं। यूज टू हो जाओ, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो ना, लोग बोलेंगे पागल है। मैं आज भी अपने घर में पागल हूँ। क्योंकि मैं चीजों को बहुत डिफरेंट नजरिए से देखती हूँ, और वो नजरिया कॉमन लोगों को समझ नहीं आता, उनके हिसाब से मैं हद से ज्यादा सोचती हूँ। अब जो स्टिमुलस हो सकता है वो भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, और जो रिस्पॉन्स हो सकता है वो भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल्स एंड यू विल recognize कि whether the stimulus is internal or external or the response is internal or external. ठीक है, so for example कि अभी तक तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि मैं बहुत ज्यादा खींची करती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा मजाक करती हूँ। तो मजाक सो मैं बहुत ज्यादा मजाक करती हूँ क्लास के अंदर, बच्चे भी मेरे साथ मजाक कर लेते हैं, वो तुम्हें लेक्चर में देखने को मिल जाएगा जब तुम ग्रुप में आओगे, ठीक है।
बट टुडे मैं आई हूँ क्लास में, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ, और क्लासरूम में भी एसी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और आज बच्चे मजाक करना तो दूर, मेरी बात अगर सुन भी नहीं रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, स्टिमुलस इंटरनल है या एक्सटर्नल है? गुड, हाउ एक्सटर्नल? नहीं नहीं, स्टिमुलस जिसने मेरे बिहेवियर को ट्रिगर किया है। मेरा बिहेवियर क्या है, मेरे जो बिहेवियर में चेंज आया है वो क्या चेंज आया है? कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बिहेवियर हो गया। अब इसको ट्रिगर किसने किया? किसी स्टिमुलस ने किया। तो वो स्टिमुलस इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है इस पूरी सिचुएशन। कैसे? अगेन, बिहेवियर जो है, यानी कि मेरा जो गुस्सा है वो मेरा बिहेवियर है, तो बिहेवियर क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ ना। रिस्पॉन्स को ट्रिगर कौन कर रहा है? स्टिमुलस ट्रिगर कर रहा है। तो ऐसा क्या स्टिमुलस है बाहर या अंदर जो मेरे गुस्से को ट्रिगर कर रहा है? सिचुएशन रिकॉल करो, क्या सिचुएशन दी है मैंने? बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मैं इरिटेटेड हूँ, अंदर भी एसी नहीं चल रहा है, तो क्या है जो मेरे अग्रेशन को ट्रिगर कर रहा है? गर्मी। ठीक है, सो है, बस 2 मिनट का रह गया मेरा, उसके बाद तुम मस्त मजे में दिखो, ठीक है। ओके, सो यस, सो जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नली क्या चेंज हुआ है, मौसम चेंज हुआ है, यानी कि गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बच्चों के ऊपर लैश आउट कर रही हूँ, मैं बच्चों को गुस्से में डांट रही हूँ। अब तुम मुझे बताओ, रिस्पॉन्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है? हाउ? इट इज विजिबल, दैट इज व्हाई इट इज एक्सटर्नल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये सपोज करते हैं देयर इज दिस प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेगनेंसी में देयर आर हार्मोनल चेंजेस, फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से दिस लेडी, अंदर सब कुछ फिक्स्ड है जिसकी वजह से कुछ गुस्सा नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो जो औरत है वो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्टिमुलस, इंटरनल और एक्सटर्नल? रिस्पॉन्स ना मेरा बेटा, मैं स्टिमुलस पूछ रही हूँ, जो उसके बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है वो क्या है? कैसे? एग्जैक्टली exactly. तो जो मूड स्विंग उसको फील हो रहे हैं वो इंटरनली फील हो रहे हैं, बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ, इंटरनली बॉडी में चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो ट्रिगर हुआ है, यानी कि स्टिमुलस जो हुआ हमारा इंटरनल हुआ। नाउ टेल मी रिस्पॉन्स क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे है? वो चिल्ला रही है तो दिख पा रहा है, हाँ, एंगर जो है, अग्रेशन जो है वो बाहर दिख रहा है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ देयर इज दिस पर्सन जिसकी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, मतलब उसको, उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग हैं जो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, और वर्क लाइफ में भी उसको कुछ लोग हैं, उसका वर्कलोड है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग गए हैं, यानी कि उसकी बॉडी में, सपोज करते हैं वो बाहर किसी को बोल नहीं रही है, ना बोल पा रही है, तो वो बॉडी में हेयर थिनिंग बहुत बढ़ गई है, एक्ने आने लग गया है, और फटीग बहुत रहने लग गया है। नाउ आइडेंटिफाई स्टिमुलस क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल? कैसे? स्टिमुलस, स्टिमुलस अगेन, स्टिमुलस, स्टिमुलस कैसे इंटरनल है? पर्सनल लाइफ की वजह से और वर्क लाइफ वर्कलोड की वजह से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है।
तो एक्सटर्नल नहीं हुआ है, बाहर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। स्टिमुलस में अटक रहे हो तुम, रिस्पॉन्स तो पकड़ पा रही है बट स्टिमुलस नहीं पकड़ पा रही, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर वर्कलोड है, बाहर कुछ चेंज हो गया है। बेसिकली स्टिमुलस को ऐसे याद रखो, स्टिमुलस इज समथिंग दैट ट्रिगर्स अ बिहेवियर, दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसकी बॉडी में एक्ने जो आ रहा है वो स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। बॉडी तो स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करती ना, बॉडी तो चाहती है कि भाई हमारा होम्योस्टेसिस अच्छा रहे, बॉडी तो यही चाहती है। बाहर से कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा रही है, स्ट्रेस की वजह से वो किसमें जा रही है, एक्ने जो भी उसका बाहर। रिस्पॉन्स इज ऑल्सो इंटरनल, क्योंकि वो बाहर किसी को बता नहीं पा रही। बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं बट हमें नहीं पता ना कि वो स्ट्रेस की वजह से है। लोगों को ये भी तो लग सकता है कि अरे इस एज में होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स भी इंटरनल है, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। So this is how your stimulus and responses can be both internal and external. And हम किसी भी चीज को, जब भी किसी के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं तो हम इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कि दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एनालाइज करते हैं। एंड एक्सपीरियंसेस में भी इफ यू रिमेम्बर दैट दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हम उन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लोगों के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में शुरुआत में ही बोला था, वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन ऑल द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।